नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। आज हमारे साथ हैं कांग्रेस की प्रवक्ता और एयरफोर्स में हमारी इंडियन एयरफोर्स में विंग कमांडर रही अनुमा आचार्य जी। अनुमा जी, बहुत बहुत स्वागत। काफी दिनों बाद आज आप हमारे चैनल पे आई हैं। कल जो संसद में हुआ वो देख के हंसी भी आ रही थी और दुख भी हो रहा था। एक आश्चर्य मुझे हमेशा होता है कि इतने ऊंचे पद पे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठकर आप लगातार लगातार इतने झूठ कैसे बोल सकते हैं। आप नेहरू जी के बारे में झूठ बोलते हैं। आप कहते हैं दुनिया के तमाम देशों ने हमें समर्थन दिया। आपके 57 लोग 25 मुल्कों में घूमते हैं और उनमें से एक भी मुल्क ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान का नाम लेकर इन हमलों की बात करे। एससीओ में कुछ नहीं हो पाता है। क्वाड, जहां पर पाकिस्तान का कोई ऐसा डायरेक्ट दोस्त नहीं है, क्वाड में नहीं हो पाता है। किसी मंच से पाकिस्तान को लेकर कोई बात नहीं होती है। अगर इसकी तुलना हम कर लें बॉम्बे वाले से, जो बॉम्बे में हमला हुआ था, जिसको हम मुंबई कहते हैं, जिस पर बहुत बात होती है, ये लोग करते रहते हैं, तो उस समय पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी हुई थी। पाकिस्तान को किनारे किया गया था। ये सब इतने खुले तथ्य हैं। 10-15 साल पहले के अनुमा जी, जब हम लोगों को पूरा होश था, तो आजादी के पहले के जो बाकी सारी चीजें हैं उन पर तो क्या ही कहा जाए। तो पहला सवाल मैं नहीं लेता हूं। कल राहुल गांधी का जो पूरा भाषण था, जो काफी मुझे मैच्योर लगा, मैंने लिखा भी था। एक एक्स आर्म फोर्स से होने के चलते, आर्म फोर्स की समझदारी होने के चलते, आपको वो पूरा भाषण कैसा लगा, क्या लगा, उसमें क्या खास बातें थी? मैं चाहता हूं उस पर आप अपनी एक खुली टिप्पणी कर दें, उसके बाद फिर सवाल जवाब कुछ कर लेंगे। कल मैं राहुल गांधी जी का जो भाषण सुन रही थी अशोक जी, उसमें इतना मुझे ऐसा लगा कि ये नेता वैसा सोचता है जैसा एक आर्म फोर्सेस पर्सनल सोचता है। क्योंकि कल उनके भाषण में लगातार एक टेक्निकल जगह पर अटैक था, और वो ये था कि जब हमारी सेनाएं जा ही चुकी थी, अटैक कर ही चुकी थी, तो फिर डीजीएमओ से पाकिस्तान को जो फोन कराया गया और ये कहा गया कि हमने ये जिन ठिकानों पर हमला करना था हमने कर दिया, अब हम एस्केलेशन नहीं चाहते। तो जो राहुल जी ने रक्षा मंत्री के खुद के भाषण से ये मुद्दा निकाला कि 1:35 पर डीजीएमओ ने पाकिस्तान को फोन करके ये कहा, और राहुल जी ने उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि एक लड़का दूसरे लड़के को जाके एक घूसा मार देता है और फिर कहता है अब मैं तुम्हें एक्सकेलेट नहीं करना चाहता हूं, इसको यहीं खत्म करो। और उसके बाद डीजीएमओ ये कह देते हैं कि हम एस्केलेट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब जो राहुल जी ने तुरंत उसी समय कहा कि सरेंडर, यानी कि हमारे पराक्रम जो सेनाओं ने उसी समय दिखाया था उसको वहीं के वहीं सरेंडर करने की जो बात, ये बहुत खोल के राहुल जी ने सामने रखी। जो एक और बात राहुल जी के पूरे इसमें आई कि उन्होंने कहा सेना को ऑपरेशनल फ्रीडम नहीं दी गई, और उन्होंने बताया कि कैसे इंदिरा जी ने जब सेनाध्यक्ष को बुलाया था और कहा कि आपको इस वक्त पाकिस्तान पे अटैक करना है, लेकिन सेनाध्यक्ष ने कहा था कि अभी गर्मी का मौसम है, अभी नहीं कर पाऊंगा और कुछ समय के बाद करेंगे। तो वो ऑपरेशनल फ्रीडम भारतीय जनता पार्टी ने इस सेना को खुली छूट को एक बहुत बड़ा गिमिक बनाया है। उसमें केवल वो सेना को खुली छूट कहते हैं, लेकिन अगर आपको मैं याद दिलाऊं, आपको याद होगा जैसे जनरल मनोज नरवाने की जो किताब अब तक शाया हुई है, नहीं हुई है मैं नहीं जानती, उसमें नहीं हुई है। जो 4 स्टार, हाँ 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी में बैन इसीलिए लगा था कि उन्होंने इस खुली छूट के पर्दाफाश किया था। उन्होंने ये कहा था कि जब मुझे कैलाश रेंजेस पर हमने अपना कब्जा कर लिया था, वहां से हम चीन के गैरिसन को देख पाते थे, और तब मैंने जब राजनाथ सिंह जी से पूछा कि अब मुझे आगे क्या करना है, तो उन्होंने कहा जो आपको ठीक लगे वो करो। यानी कि हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पर थे, और वहां राजनाथ सिंह जी ने अपने सेनाध्यक्ष को कह दिया आपको जो ठीक लगे करो, जबकि सेनाध्यक्ष के पास बाकी जानकारियां नहीं थी जो कि केवल पॉलिटिकल विल के पास होती है। तो ये बहुत साफ दिखा कि मझधार में छोड़ दिया था सरकार ने, और सेनाध्यक्ष उस समय कोई निर्णय नहीं ले पाए। फाइनली कैलाश रेंजेस से हमको नीचे आना पड़ा, एक टेक्टिकल पोजीशन से हमको नीचे आना पड़ा। तो ये जो झूठ बोलना कि बार बार हम सेना को खुली छूट देते हैं, ये जो गिमिक बना के रखा था इस सरकार ने, ये इसका अनुमा जी, एक सेकंड के लिए बस रोक रहा हूं। अभी हमारे इंडोनेशिया में जो अटाशी थे, डिफेंस अटाशी थे, उन्होंने भी यही बात कही थी कि हमारे जहाज अगर गिरे तो उसके लिए सेना जिम्मेदार नहीं थी। पॉलिटिकल लीडरशिप ने हमको उससे ज्यादा आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी थी। मैं वहीं आ रही थी इसके बाद कि जी। उसके बाद जी। कैप्टन शिव कुमार ने ये स्वीकार कर लिया कि हम हमारी सेनाओं को ये था कि हम
एयर डिफेंस सिस्टम पर अटैक नहीं करेंगे पाकिस्तान के। तो उन्होंने बता दिया कि ये जो खुली छूट की कहानी है ये कई बार प्रमाणित हुई है, कोई खुली छूट नहीं मिली है, लेकिन इस बार हमारे देश की पॉलिटिकल विल इतनी लचर है जिसके पास ना तो एक सही दिशा है। मुझे ऐसा लगता है ये एक बहुत ही थर्ड क्लास पिक्चर की स्क्रिप्ट जैसी चीजें हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं, मैंने कल ट्विटर पर एक एक्सपोस्ट पर लिखा था कि ऐसा कैसे हो जाता है, ऐसा कैसे हो जाता है कि इंटेलिजेंस फेलियर आज तक केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में ही हुआ करता है, और किसी सरकार में आपको इस तरह का इंटेलिजेंस फेलियर नहीं मिलेगा जिसमें या तो सेना के ठिकानों पर अटैक हो। देखिए, मैं आपको इसमें कारगिल को भी जोड़ के बोलना चाहती हूँ कि बीजेपी की ही सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की रही थी, लेकिन उसमें भी इंटेलिजेंस फेलियर ही थी। और सेना का इंटेलिजेंस मार्च के महीने से 1999 बता रहा था, लेकिन सरकार ने एक्शन लेते लेते जून ला दिया, हमारे 527 से ज्यादा लोगों की शहादतें हुई थी। तो ये जो बिल्कुल। एक बात होती है, पॉलिटिकल विल की बात होती है। आज दूसरी चीज ये है, कल जैसे राहुल जी ने ये कहा कि सेना को जो ऑपरेशनल फ्रीडम नहीं दी गई, तो कारगिल में भी इसी तरह की कहानी थी। और हर युद्ध का, हर इस तरह के सेना के वर्दी के ऊपर जो खून के धब्बे आते, इसका फायदा पॉलिटिकली हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। उनकी सरकार तब तक बनी है जब देश में खूनी खेल हुआ है, या एक स्कैम को गलत तरीके से उसका भ्रष्टाचार बताकर कुछ इस तरह की अफवाहें फैलाई गई हैं। लेकिन खास तौर पे इस जगह पे कल प्रियंका जी की भी मैं एक बात कहना चाहूंगी, चाहे हम उस पे बाद में दोबारा आएंगे, लेकिन उन्होंने जो इसके मानवीय पक्ष थे, जो संवेदनाएं थी, उसकी पूरी बात की। उन्होंने पूछा कि अगर वहां पर 1,500 2,000 सैलानी हर रोज जाते थे और वो गर्मी का समय था, तो वहां पर एक भी पुलिस, एक भी सिपाही क्यों नहीं था, एक भी सेना का व्यक्ति क्यों नहीं था? और वहां से लौटने और जाने का रास्ता जंगल से होकर जाता है। तो क्या बिल्कुल। सरकार को ये मालूम नहीं था कि इस तरह से अलग थलग कर देंगे? तो उनको क्या भगवान के भरोसे छोड़ दिया था? ये उन्होंने सवाल पूछा। उन्होंने कल हिंदू जो सांप्रदायिकता की बात करते हैं, वहां पर उन्होंने भारतीयता को स्थापित किया। वहां उन्होंने संसद में उन 2600 लोगों को न केवल अपने वक्तव्य की शुरुआत में उनको श्रद्धांजलि दी, लेकिन बाद में हर एक का नाम लेके उनको श्रद्धांजलि दी। और एक भारतीय, वो एक भारतीय थे, ये उन्होंने कहा, जिसका स्वागत हुआ। और एक बात जो उसके बाद मैंने देखी कि एएनआई पर शुभम द्विवेदी की पत्नी का मैंने इंटरव्यू देखा, जिसमें उसने इस बात को एक्नॉलेज किया कि उन्हें प्रधानमंत्री बिल्कुल। से उम्मीद थी कि वो उनका सबका नाम लेते, लेकिन प्रधानमंत्री ने नाम नहीं लिया, बल्कि प्रियंका गांधी जी ने और राहुल गांधी जी ने उन लोगों को न केवल याद किया, संवेदनाएं प्रकट की और श्रद्धा सुमन दिए। तो ये उम्मीद उनको प्रधानमंत्री से थी, जो कांग्रेस के दोनों बड़े लीडर्स ने पूरी की। वैसे राहुल गांधी से काफी सारी बातों पर मैं सहमत हूं। एक बड़ी असहमति मेरी इस बात पे है कि उन्होंने कहा कि मोदी जी के अंदर इंदिरा गांधी की 50% हिम्मत भी नहीं है। मुझे लगता है कि 50% थोड़ा ज्यादा उन्होंने कह दिया। आपको नहीं लगता जो भाषण पूरा था जिसमें 1971 की बात की जा रही थी, राजनाथ सिंह ने भी कहा था कि हमने नहीं पूछा कि 1971 में कितने जहाज गिराए गए। आप रक्षा मंत्री हैं और आपको नहीं पता है कि 1971 में जो पूरी लड़ाई हुई वो पाकिस्तान की सीमा के अंदर हुई नहीं, जो उस समय पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान, जो बाद में बांग्लादेश बना, वहां पे हुई, नंबर वन। दूसरा, एरियल फाइट उस तरह की हो ही नहीं पाई क्योंकि एयर स्पेस पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। श्रीलंका तक जो है पाकिस्तान को एयर स्पेस देने के लिए तैयार नहीं था। तो जो लड़ाई हुई जमीन पे थोड़ी सी हुई, थोड़ी सी नेवी का मामला था, उसमें जहाज गिरते कहां। और 1971 से क्या ऑपरेशन सिंदूर को कैसे भी तुलना किया जा सकता है? एक जगह फुल फ्लेज वार है और एक जगह आप मानते ही नहीं है कि आपने जंग लड़ी है। आप कहते हैं कि हमने तो केवल सर्जिकल, सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक की। अशोक जी, मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि मैं देश के रक्षा मंत्री को, जिस सेनाओं से मैं आती हूँ, उस देश के रक्षा मंत्री को एक बार ऐसी स्थिति में देखूंगी कि वो व्यक्ति जिसको हम समझते थे कि संयत है, गलत बातों का प्रयोग नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, या तो किसी डर में या लालच में कि मेरी अगली पीढ़ी अच्छी तरह से स्थापित हो जाए, वो ऐसी बातें करते हैं कि हमें एज वेटरन हमें शर्म आती है। देखिए, रक्षा मंत्री जी ने एक बात कही कि हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया था। क्या अचीव किया था? क्या अचीव किया था? क्या हमने ये सुना कि पाकिस्तान ने स्वीकार लिया हो कि ये आतंकवादी उनके द्वारा प्रायोजित थे? क्या ये हुआ?
क्या पाकिस्तान ने ये कह दिया कि हम आगे से इस तरह की घटनाओं को अंजाम नहीं देंगे या इनको संरक्षण नहीं देंगे? अगर ये दोनों ही बातें पूरी नहीं हुई थी तो किस लक्ष्य की बात कर रहे हैं? हाँ, जैसा कि राहुल जी ने कहा कि प्रधानमंत्री को उनकी छवि बचाने के लिए आपने भारतीय वायुसेना का राजनीतिक इस्तेमाल किया। केवल वही एक बात जो है उसी उद्देश्य को पूरा किया गया। हम और आप दोनों जानते हैं ये उद्देश्य पूरा ही नहीं हुआ कि सिंदूर जिस तरह से पोंछा गया उसका क्या बदला लिया गया? नहीं। क्या पाकिस्तान ने एग्री किया, एक्सेप्ट किया कि ये उनके लोगों द्वारा संरक्षित लोग थे? नहीं। क्या उसने ये कहा आगे से ऐसा कभी नहीं करेंगे? नहीं। तो अगर ये मुद्दे ही पूरे नहीं हुए, ऊपर से एक भी देश ने पाकिस्तान का नाम लेके नेम कॉलिंग नहीं किया, उसको नाम लेके कंडेम नहीं किया, उसकी भर्त्सना नहीं की, ऊपर से ट्रंप साहब ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए व्हाइट हाउस में असीम मुनीर को लंच के लिए आमंत्रित कर दिया। ये सारी बातें रक्षा मंत्री के ऊपर एक बहुत काला धब्बा छोड़ती हैं कि उन्होंने कहा कि जो हमें लक्ष्य दिया गया था वो हमने पूरा किया। और रक्षा मंत्री का पूरा वक्तव्य इतना लचर है, इतना शर्मनाक है। उसमें उन्होंने कहीं कह दिया हमने विष्णु का सुदर्शन चक्र हमने इस्तेमाल किया। हमने अपनी पौराणिक काल में कभी नहीं सुना कि सुदर्शन चक्र जब निकला हो तो बिना उस शक्ति का, जो अत्याचारी शक्ति है या दानविक शक्ति है, उसका कभी वो संहार किए बगैर लौट आया हो। इस तरह से तो राजनाथ सिंह जी ने हमारे पौराणिक देवताओं की भी उन्होंने और हमारे सुदर्शन चक्र की भी उन्होंने इंसल्ट की है, अपमान किया है, ऐसा मैं मानती हूँ। जी। सुदर्शन चक्र आपने कहा, सुदर्शन चक्र जब जाता था तो वध करता था, संहार करता था और वापस लौट आता था, आपने भी बताया। यहाँ पेंसिल की बात कर दी गई कि जब जंग लड़ी जाती है या कोई एग्जाम देने जाता है तो ये नहीं पूछा जाता है कि पेंसिल कितनी टूटी, रबर कितने गए। हमारे डिफेंस अटैची जो हैं जिनका नाम लिया आपने, वो भी कह चुके हैं, मान चुके हैं कि जहाज गिरे हैं। जो हमारे चीफ ऑफ द स्टाफ हैं आर्मी के, उन्होंने भी इस बात को माना है। और उसके बाद तुलना की जा रही है पेंसिल से कि दो चार पेंसिलें टूट गई तो कोई बात नहीं। मुझे कोई ऐसा एग्जाम पता नहीं है, आपने भी पढ़ाई की है, मैंने भी एमए तक की पढ़ाई तो की ही है, कि जिसमें कई सारी पेंसिलें टूट गई हो एग्जाम अच्छा देने में। ये मतलब जिस तरह से ट्रिविलाइज किया गया जहाज के गिरने को, और गवर्नमेंट ये जेट के गिरने को, और गवर्नमेंट एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। एक तो ये, दूसरा, बार बार कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, जारी है, और क्रिकेट मैच कराते हैं पाकिस्तान के साथ। कहते हैं लक्ष्य भी हासिल हो गया और जारी भी है। जब लक्ष्य हासिल हो गया तो जारी क्यों है? ये आपको लगता नहीं है कि इस मुद्दे पर एक तो पॉलिटिकल फायदा बहुत नहीं मिल पा रहा है, लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं, और दूसरा, सरकार आपस में ही ढंग से कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रही है? अशोक जी, देखिए, सबसे पहले तो ये एक सवाल उठता है और आपके जरिए ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्या ये युद्ध था? क्या सरकार ने एक बार भी इसे युद्ध कहा? ये युद्ध था ही नहीं। सरकार ने इसे हर बार ये कहा नॉन एस्केलेटरी और कॉन्फ्लिक्ट वगैरह कह के खत्म किया। तो जब युद्ध ही नहीं था, अगर युद्ध होता तो देश सवाल ही नहीं पूछता कि ये युद्ध था। हाँ, इसमें ये हमारी हानि हुई और इसमें हमें सवाल नहीं पूछना चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज बचाने का एक जरिया बना, केवल उसके अलावा कुछ नहीं था ये। और उसमें अगर हमारी वायुसेना के आश्चर्य के एलिमेंट, सरप्राइज एलिमेंट को हमारा विदेश मंत्री खुद अटैक के थोड़ा पहले पाकिस्तान को फोन करके बता देता है कि हम अटैक करेंगे लेकिन आपके एडी सिस्टम पर, आपके सैन्य ठिकानों पर, आपके सिविल ठिकानों पर नहीं करेंगे, कुछ हमारे टारगेट्स पर करेंगे। ऐसे में सेना का नुकसान तो अवश्यंभावी था, होता ही। और सरकार उसे छुपा रही है क्योंकि सरकार जानती है, आज तक सरकार ये स्टैब्लिश नहीं कर पाई है कि वो जो आतंकवादी थे वो पाकिस्तान के किस आर्म द्वारा प्रायोजित थे। और इसीलिए बार बार उनके पहले चित्र घोषित किए गए और जनसत्ता ने साफ कर दिया कि इसमें जो चित्र लगाए गए थे आतंकवादियों के नाम पर वो झूठे थे। विदेश मंत्री का पहले से पाकिस्तान को पूर्व सूचना दे देना। तो ये सारी चीजें हैं जो सरकार के बिल्कुल खिलाफ है। और अब बार बार वो लफाजियां लोग सुनना नहीं चाहते। लोग चाहते हैं कि ये बताया जाए कि हमारे देश की सेना को क्या नुकसान हुआ। और खास बात ये तब है कि जब मैं अब वायुसेना पे ना थोड़ा व्यक्तिगत भी हो जाती हूँ कि हमारी वायुसेना में आज 30-31 स्क्वाड्रन के आसपास है। मैं उसी सवाल पर आ रहा था कि अब थोड़ी देर तक आपको सिर्फ और सिर्फ जो है, मैं एक्स
विंग कमांडर जी, के रूप में देखना चाहता हूं कि उस जी, रूप में अगर इसको स्कर्मिश कहें, वार तो था नहीं क्योंकि वार डिक्लेयर नहीं हुआ। वार बाकायदा डिक्लेयर होता है, नेशनल इमरजेंसी लगती है, जानते हैं हम सब लोग। ये स्कर्मिश कह ले, 2 दिन की झड़प थी कह लें, या चाहे जो चाहे वो कह ले। एक आर्मी ऑफिसर के तौर पर, एक एक्स आईएएफ ऑफिसर के तौर पर आप इसको कैसे देखती हैं, सेना के मनोबल को लेके, और इसको भी कि सेना की ताकत को लेकर, क्योंकि सेना पर बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं, सेना पर बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन सेना के अंदर से ये मामला आ रहा है कि इस चीज की कमी है, उस चीज की कमी है। कई बार सीनियर ऑफिसर्स कह चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट्स कह चुके हैं। तो मैं चाहता हूं उस पर आपकी एक फाइनल टिप्पणी हमारे यहाँ आ जाए। देखिए सेना जो होती है हमेशा हमारे देश के संविधान के हिसाब से साइलेंट कस्टोडियन है लोकतंत्र की, और इसलिए सेना केवल देखती है और जहां जरूरत पड़ती है सरकार की इच्छा के अनुसार उसे एक्ट करना होता है। ये हमारे ऑर्डर्स में बहुत क्लियर है। तो इसीलिए जब हमारे सेना के लोग वैसे कुछ पब्लिक में बोल नहीं सकते, उसमें भी अगर हमारे सीडीएस अनिल चौहान, जनरल अनिल चौहान शांग्रीला डायलॉग में जाके ये कहते हैं कि हमारा नुकसान हुआ, और वो भी राइटर्स को कहते हैं, तो मैं ऐसा नहीं मानती कि इसमें सरकार की सहमति नहीं थी। सरकार के ये गले में हड्डी की तरह अटका हुआ है। सरकार इसे बोलना तो चाहती है लेकिन भारत की धरती पर नहीं बोलेगा कोई, ये बाहर जाके बोला जाएगा। इसी तरह से मुझे नहीं लगता कि जो घटना, जो कैप्टन शिव कुमार जी का वक्तव्य अपने देने के 20 दिन बाद वायरल होता है, तो सरकार को ये लगा कि ये वहां बोला गया पर वायरल नहीं हुआ। मुझे तो लगता है इसमें भी उनका हाथ है। तो सरकार बताना तो चाहती है क्योंकि ये आगे चल के साबित होगा कि ये जो जहाजों का नुकसान भारतीय वायुसेना को सरकार की बेवकूफियों के कारण हुआ है। वायुसेना की अपनी कोई कमी नहीं थी, क्योंकि उसमें विदेश मंत्री ने भी कह दिया है। और फिर आगे चलिए, तो हमारे जैसे हमने सीडीएस का एक तो वक्तव्य सुना, दूसरा सीडीएस का ये वक्तव्य आता है कि पुराने जहाजों से हम आज की लड़ाई नहीं लड़ सकते। 2 बार बोलते हैं वो, एक हम्म। बार नहीं बोलते हैं। तो हम्म। और फिर एक हमारे जो डिप्टी चीफ है वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान का साथ चीन दे रहा था। तो ऐसे में जब हमारे प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री तीनों चीन के ऊपर जिप कर लेते हैं, तो हर किसी सैनिक को, हर किसी सेना के अधिकारी को ये एक मलाल अंदर घुस जाता है। ये हमें चीर जाता है अंदर से कि इतना क्या डर है, ऐसा क्या डरपोक हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति हो गई है जो चीन को सामने देखते हुए उसका नाम नहीं लेना चाहती। और तो और कल आप देखिए, एक बहुत ही ऐसी बात बताना चाहती हूँ। कल ओम बिरला जी उसको पूरा आनंद ले रहे थे, तो उन्होंने पूरे वक्तव्य में एक शब्द नहीं कहा, लेकिन राहुल जी से ऐसे कहते हुए अपनी तरफ ध्यान खींचा कि ये इसको ठोकिए मत, ये हमारे संसद की वो संपत्ति वो है। वो मतलब वो गलती आप लोगों की है, वो गलती राहुल जी की है। राहुल जी बार बार बताते हैं कि वो एक्सरसाइज करते हैं, उनकी फोटो आती है जिम से। तो ओम बिरला जी को डर लग गया होगा कि ताकतवर इनका हाथ है, बाकी लोग जो है उनके हाथ से उतना डर नहीं लगा होगा। उसके लिए ओम जी को मैंने माफ कर दिया कल रात को ही। मैंने कहा ठीक है, उन्होंने एक्नॉलेज ताकतवर किया तो कि विपक्ष, ही इज अ पावरफुल पर्सन जी। नहीं, ताकतवर तो विपक्ष इसलिए भी है क्योंकि सरकार बेहद लचर, कमजोर और लगातार झूठ बोलने वाली है, और सेनाओं को कमजोर किया है। ये किसी के लिए आश्चर्य का विषय नहीं होना चाहिए। मैं बताना चाहती हूँ, ये तो आपने सुना है कि 1.5 लाख से ज्यादा हमारे सैनिकों की कमी हो चुकी है अग्निवीर जी। जैसी घटिया योजना के कारण। लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं कि पिछले 11 सालों में एक भी ओपन टेंडर, ग्लोबल टेंडर नहीं निकाला है आर्म फोर्सेस ने। खासतौर पे मैं एयरफोर्स की बात करूंगी, तो एयरफोर्स ने पिछले 11 सालों में एक भी ग्लोबल टेंडर नहीं निकाला है। जो टेंडरिंग राफेल की हुई थी वो 2007 की थी, अपाचे और चिनूक की हुई थी 2009 और 10 की थी। उसके बाद एक आध रिपीट ऑर्डर देके अभी जो 3 अपाचे चिनूक कुछ आए हैं एयरक्राफ्ट, वो रिपीट ऑर्डर में आए हैं। एक भी सरकार ने कोई खरीद प्रक्रिया के तहत नहीं की। इमरजेंसी परचेजेस के तहत जरूर कुछ सामान खरीदा है, लेकिन इमरजेंसी परचेजेस देश के बजट को डावाडोल करती हैं। वो कभी भी हमें अच्छे दाम पर सही चीज नहीं देती। तो इस सरकार ने 11 साल में एक भी ग्लोबल टेंडरिंग भारतीय वायुसेना के लिए नहीं की है, और इसका प्रमाण आप खुद देख सकते हैं। हर तरह से लचर किया इन्होंने भारतीय वायुसेना को, सेनाओं को, और आज उसी का खामियाजा हमें यह भुगतना पड़ा कि हमारे इतने पराक्रमी आक्रमण के बाद भी, जिसमें हम पीओके भी ले सकते थे, सरकार ने खुद विड्रॉ करवा दिया। सरकार ने खुद हमारी सेनाओं का अपमान करते हुए हथियार डाल दिए, और वो भी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के कहने पर।
आगे कैसे देखती हैं आप? मैं इसको मेजर जनरल यश मोर रिटायर्ड से उनका मेजर जनरल रिटायर्ड यश मोर से मेरी बातचीत हुई थी और उन्होंने 2 बातें कही थी। पहली बात तो ये कहा था कि बहुत सारे लोग जो है ख़ास तौर पे पॉलिटिकल लीडरशिप में ये मान के चलते हैं कि पाकिस्तान के साथ लड़ाई होनी ही नहीं है, इसलिए बहुत तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। चीन के साथ भी लड़ाई होने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए बहुत तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है और इस बार जब स्कर्मिश हुआ तो हमारे बहुत सारे ऐसे फॉल्ट लाइन्स खुल के आए जिसमें पॉलिटिकल लीडरशिप का भी मामला है और जो आप बता रही थी कि जिस तरह से कमी हुई है हथियारों की, हमारे पास पुराने हथियार हैं, वो भी सामने आए। आप फ्यूचर कैसे देखती हैं? क्योंकि आज के समय में जब आप देख रही हैं पूरी दुनिया में जंगें चल रही हैं, कब कहाँ क्या शुरू हो जाएगा? वियतनाम कंबोडिया में शुरू हो गया, ताइवान हॉटस्पॉट बना हुआ है, मिडल ईस्ट में कभी भी कहीं भी वार हो सकता है। यूक्रेन रशिया का वार 3 साल हो गया, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ हम बढ़ रहे हैं और जब इस तरह के वार होते हैं तो आप खुद को जो है अलग-थलग नहीं कर सकते। तो एक फाइनल आखिरी कमेंट आपका चाहता हूं कि फ्यूचर कैसा देख रही हैं आप अगर इसी तरह से सरकार चलती रही तो? इस सरकार के साथ तो मैं अपने सेना का फ्यूचर भी बहुत डिम देख रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जहां जहां शौर्य की जरूरत पड़ी है सरकार ने जाके हाथ पैर जोड़ लिए हैं। ये बहुत दुखद है ये कहना कि जब 19 बार चीन के 2020 में हमारे सरहदों पर आ जाने के बाद 20 बार हमारे सेना के जनरल्स ने बात की। हमारे देश के रक्षा मंत्री ने एक बार तब और एक बार 2023 के जून में बात की, लेकिन उस जून की बात में क्या बात हुई उसका कोई ब्यौरा नहीं दिया। और हमारे देश के विदेश मंत्री ने भी 2 बार बात की, उनके ब्यौरे नहीं आए। तो ये बहुत साफ है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के नाम पर जो वो चाहते थे चीन से वो हो नहीं पाया। और ये लोग ऐसे हैं, ये सत्ता जो पॉलिटिकल विल है ये ऐसी है कि हमारी सेनाओं को इसने बार बार नीचा दिखाया है। तो भविष्य इनके साथ मैं कुछ नहीं देखती हूँ, लेकिन मैं ये जरूर चाहती हूँ और ये जरूर जानती हूँ कि जनमानस के अंदर हम जहां भी जाएं बहुत उद्वेलित है जनमानस। और सभी को लगता है कि इस बार सरकार ने जो सामने दिख गया वो कायरता, प्रत्यक्ष कायरता है। लोग इसे समझ पा रहे हैं और लोगों के अंदर से ही ये लोकतंत्र ही रास्ता निकालेगा इसका। आपके और हमारे इस चर्चा से हो सकता है कि वो कुछ बातों को और अच्छा समझ पाए, सही तरीके से समझ पाए, लेकिन जरिया जो भविष्य का जो इसका रास्ता है वो हमारे देश का लोकतंत्र निकालेगा। और मुझे इस बात का बहुत भरोसा है कि इस देश की मिट्टी को लोकतंत्र से सींचा गया है, इसलिए यहां से हम ये देख रहे हैं कि जो मोदी सरकार के समर्थक थे वो भी सीज फायर के बाद बहुत क्षुब्ध है, बहुत दुखी हैं। और यहीं से हमें दिखता है कि भविष्य में कुछ ऐसा होगा जिसकी संभावनाएं भारत को दोबारा एक बार फिर विश्व में सबसे ज्यादा बड़ा लोकतंत्र और उस तरह से स्थापित करेंगी। आपने बहुत ज़रूरी बात कही है, इसीलिए अलग से कोई एंडिंग करके मैं उसको मतलब हल्का नहीं करना चाहता। बेहद ज़रूरी बात कही है और उम्मीद है कि लोग समझेंगे, उम्मीद है लोग समझेंगे और लोगों को समझना चाहिए क्योंकि जहाँ मामला देश की सिक्योरिटी का है, वहाँ पार्टी पॉलिटिक्स से भी ऊपर उठना हम लोगों को सीखना चाहिए। बहुत शुक्रिया अणुमा जी, आप दौरे पे हैं बिहार के, आपने समय निकाला, बहुत-बहुत शुक्रिया। आपका बहुत धन्यवाद।